Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, as you know that we are still in chapter 23 and we completed our indicative mood and we knew the definition of the mood as well. So today in this lecture I'm going to explain about imperative mood. So be careful, pay attention to me and listen to me carefully so that you understand everything. तो आइए आज हम शुरू करते हैं इम्परेटिव मोड को, क्योंकि हम इंडिकेटिव मोड को जान चुके हैं। तो आज हम शुरू करेंगे इम्परेटिव मोड और कल इंशाअल्लाह हम जानेंगे सब्जेक्टिव मोड। तो आइए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 206 से कि व्हाट इज़ द इम्परेटिव मोड। द इम्परेटिव मोड इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस। इम्परेटिव मोड का इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस अ कमांड, एक हुक्म को बयान करने के लिए या हुक्म देने के लिए, अवामिर को नाफिज करने के लिए हम इम्परेटिव मोड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो कमांड को एक्सप्रेस करने के लिए हम इम्परेटिव मोड का इस्तेमाल करते हैं। ये फर्स्ट यूज़ है इम्परेटिव मोड का। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं वेट देयर, वहाँ पर इंतज़ार करो। कम हियर, यहाँ पर आओ। ओपन योर बुक एट पेज नंबर 7, अपने किताब को पेज नंबर 7 पे खोलो। तो यहाँ पर आपने देखा वेट, कम, ओपन, ये सारे वर्ड इंडिकेट इम्परेटिव मोड में हैं और इससे हम हुक्म दे रहे हैं। और ये सारे जो वर्ब हमने इस्तेमाल किए हैं वो सेकंड पर्सन के साथ किए हैं। ओके, सेकंड पर्सन के साथ। और यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो ओमिटेड है, महजूफ है। असल में क्या है, यू वेट देयर, यू कम हियर, यू ओपन योर बुक एट पेज नंबर 7। तो जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है उमूमन ये यानी सेकंड पर्सन से बनाया जाता है। ओके, और थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन से हम इम्परेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे अभी हम आगे नोट में देखेंगे इंशाअल्लाह। तो ये जो वर्ब इस्तेमाल हुए वेट, काम, ओपन, ये सारे वर्ब इम्परेटिव मोड में हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव मोड। तो ये सारे सेंटेंसेस इम्परेटिव मोड में हैं। तो फर्स्ट यूज़ जो है इम्परेटिव मोड का वो है हुक्म देने के लिए, टू एक्सप्रेस अ कमांड। ओके, अब आइए हम सेकेंड यूसेज को देख लेते हैं इम्परेटिव मोड के। एन एक्सोर्टेशन, यानी the imperative mode is used to express an exhortation। exhortation को एक्सप्रेस करने के लिए, बयान करने के लिए हम imperative mode का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा यूज़ ऑफ imperative mode। exhortation क्या है, exhortation जो है वाज के लिए, नसीहत के लिए, एडवाइस के लिए जो चीज़ें आदमी से कही जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोर्टेशन कहते हैं। उसको हम हुक्म नहीं कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, एक्सोर्टेशन। तो एक्सोर्टेशन के लिए भी हम इम्परेटिव मोड का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं अभी। बी स्टडी, मजबूत बनो। तो हम एक आदमी से मतलब उसको एडवाइस दे रहे हैं कि आप क्या होइए, मजबूत बनो, खाओ पियो, है ना। तो यहाँ पर हम ये जो इम्परेटिव मोड का इस्तेमाल कर रहे हैं बी, वो हम किस लिए कर रहे हैं, एक्सोर्टेशन के लिए कर रहे हैं, एडवाइस के लिए कर रहे हैं, मशवरे के लिए कर रहे हैं। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, अपने सेहत का ख्याल रखिए। ओके, तो यहाँ पर हम जो कह रहे हैं टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, तो ये जो
मोड इस्तेमाल हुआ इम्परेटिव का, ये एग्जॉर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है, नसीहत के लिए इस्तेमाल किया गया है, वाज के लिए किया गया है। ट्राई टू डू बेटर, अच्छा करने की कोशिश करो, अच्छा करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर जो ट्राई इस्तेमाल किया गया है, ये जो ट्राई वर्ब है ये किस मोड में है? इम्परेटिव मोड में है और ये एक्सोर्टेशन को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर आपने जो 3 सेंटेंसेस देखे, बी स्टार्ट, बी स्टडी, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ट्राई टू डू बेटर, ये सारे सेंटेंसेस इनमें जो वर्ब इस्तेमाल किए गए बी, टेक, ट्राई, ये सारे इम्परेटिव मोड में हैं और इनका इस्तेमाल एक्सोर्टेशन के लिए किया गया है। ओके, तो ये हो गया हमारा दूसरा इस्तेमाल इम्परेटिव मोड का। इम्परेटिव मोड का जो तीसरा इस्तेमाल है वो है एन एंट्री और प्रेयर, यानी द इम्परेटिव मोड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एंट्री और प्रेयर, यानी इम्परेटिव मोड का इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस, बयान करने के लिए, एन एंट्री एक इल्तिमास करने के लिए, और प्रेयर या दुआ के लिए। जो तीसरा इस्तेमाल है इम्परेटिव मोड का वो किस लिए? दुआ के लिए या इल्तिमास के लिए, रिक्वेस्ट के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं, हैव मर्सी अपॉन अस, हैव मर्सी अपन अस, हमारे ऊपर मेहरबानी करो, हमारे ऊपर रहम करो। तो ये क्या कह रहे हो आप? इल्तिमास कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। कोई आपका जालिम आदमी होगा तो आप उससे इल्तिमास कर रहे हैं कि मेरे ऊपर क्या करो? रहम करो। हैव मर्सी अपॉन अस, हमारे ऊपर रहम करो। गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, इस दिन हमारी रोज़ी रोटी दे दो। तो यहाँ पर गिव अस आप प्रेयर के लिए भी कह सकते हो, क्योंकि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से रिक्वेस्ट करते हैं, उससे हम मतलब दुआ करते हैं। तो हम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो मांगते हैं वो दुआ हो गया, और जो लोगों से मांगते हैं वो क्या हो गया? इल्तिमास हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। क्योंकि हम इंसानों से दुआ नहीं कर सकते, इंसानों से मांग नहीं सकते, हम उसे इल्तिमास कर सकते हैं। तो हमें अगर मांगना हो तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगें। तो अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग रहे हैं उस सेंटेंस के ज़रिए से, तो हो गया हमारे लिए दुआ। लेकिन अगर एक इंसान से मांग रहे हैं तो हमारे लिए क्या होगा? रिक्वेस्ट होगा। ओके, तो यहाँ पर हैव और गिव जो इस्तेमाल किए गए वर्ब, ये इम्परेटिव मोड में है और ये दुआ के लिए और इल्तिमास के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये रहे हमारे इम्परेटिव मोड के 3 इस्तेमालात। नंबर 1 हुक्म देने के लिए, नंबर 2 वाज व नसीहत के लिए, और नंबर 3 इल्तिमास के लिए और दुआ के लिए हम इम्परेटिव मोड का इस्तेमाल करते हैं। इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस, इन हर एक सेंटेंसेस में द वर्ब इन इटैलिक्स, वो वर्ब जो इटैलिक फॉन्ट में हैं, इज सेड टू बी इन इम्परेटिव मोड, उनको ये कहा जाता है कि इम्परेटिव मोड में हैं। तो यहाँ पर आपने देखा वेट, कम, ओपन, बी, टेक, ट्राई, हैव, कीप, ये सारे वर्ब जो हैं इम्परेटिव मोड में हैं और हम कहते हैं कि इन वर्ब का इम्परेटिव मोड के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। अब ये जान लेते हैं कि इम्परेटिव मोड की तारीफ क्या है। A verb which expresses a command, an exhortation, an entreaty or prayer is in the imperative mode. एक ऐसा फेल, एक ऐसा वर्ब जो हुक्म को बयान करता हो, वाज व नसीहत को बयान करता हो और दुआ और इल्तिमास को बयान करता हो, तो उस फेल को हम ये कहेंगे कि वो फेल इम्परेटिव मोड में है। तो ये हो गया हमारा तारीफ
definition of the imperative mood. तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट. आगे चलते हैं. आगे हमारा है नोट. नोट ये जो होता है, इससे ये जाहिर ये करना चाहते हैं कि इम्पोर्टेंट बात है, उस पर अटेंशन देनी चाहिए हमें. तो आइए इस नोट को देख लेते हैं. द imperative mood can strictly be used in the second person. ये कहना चाहते हैं कि imperative mood जो होता है उमूमन ये सेकंड पर्सन के साथ इस्तेमाल किया जाता है. और सेकंड पर्सन क्या है? यू. यानी ख़ास तौर से उमूमन ज़्यादातर imperative mood का इस्तेमाल हम सेकंड पर्सन के साथ करते हैं, ना कि थर्ड पर्सन के साथ और फर्स्ट पर्सन के साथ. ये जान लीजिए. सिंस द पर्सन कमांडेड मस्ट बी द पर्सन स्पोकन टू. क्योंकि आप जिस वक़्त हुक्म देते हैं उस वक़्त लाजिम है कि वो आदमी आपके सामने हो. हुक्म दे रहे हैं अगर आप, या दुआ कर रहे हैं, या इल्तिमास कर रहे हैं, या एडवाइस दे रहे हैं, तो लाजिम है कि वो आदमी आपके सामने हो. उसके बाद आप उसको एडवाइस दे सकते हैं. यू. तो यू हमारा क्या है? यू हमारा मतलब सेकंड पर्सन है. तो यू के साथ उमूमन ज़्यादातर imperative mood का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन imperative mood का इस्तेमाल अगर आप थर्ड पर्सन के साथ यानी आप करना चाहते हैं, या फर्स्ट पर्सन के साथ आप करना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे? उसके लिए आप लेट इस्तेमाल करेंगे, फिर वो imperative सेंटेंस आपका रेडी हो जाएगा. तो आइए यहाँ पर देखते हैं. बट इन द फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन alike sense is expressed by the use of auxiliary verb let. ये कहना चाहते हैं कि अगर आप थर्ड पर्सन का और फर्स्ट पर्सन का imperative सेंटेंस आप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए auxiliary verb let का इस्तेमाल करेंगे. आप let के ज़रिए से आप फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन का imperative सेंटेंस बना सकते हैं. ओके. तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं. लेट मी गो. तो यहाँ देखिए आपने लेट इस्तेमाल किया जो कि एक्सिलरी वर्ब है. उसके बाद आपने फर्स्ट पर्सन के मतलब जो प्रोनाउंस है उसका इस्तेमाल किया. आपने मी का इस्तेमाल किया. आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? मी. तो आप लेट के बाद जो प्रोनाउंस इस्तेमाल करेंगे वो ऑब्जेक्टिव केस में करेंगे, ना कि सब्जेक्टिव केस में करेंगे. तो क्या हो जाएगा? लेट मी गो, मुझे जाने दो. तो आपने देखा कि फर्स्ट पर्सन का भी imperative mood बन गया है लेट के ज़रिए से. तो ऐसे ही आप कहेंगे लेट अस गो, लेट मी गो, लेट मी स्लीप, let me read the newspaper, let us go to the river, let us go to the market. तो ऐसे आप imperative mood आप बना सकते हैं फर्स्ट पर्सन का. और सेकंड पर्सन का भी ऐसे ही आप let के ज़रिए से imperative mood बना सकते हैं. आप कहेंगे let us go, आओ चलते हैं. let him go, उसे जाने दीजिए. तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो मी इस्तेमाल हुआ, अस इस्तेमाल हुआ, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं. इनके साथ हमने imperative सेंटेंस को यानी क्रिएट किया. अब आइए हम थर्ड पर्सन को देखते हैं. थर्ड पर्सन के लिए यहाँ पे इस्तेमाल हुआ हिम और देम. लेट हिम गो, उसको जाने दो. लेट देम गो, उन लोगों को जाने दो. तो यहाँ पर हमने लेट के ज़रिए से थर्ड पर्सन का भी क्या बना लिया? imperative सेंटेंस. अगर आप कहने चाहते हो कि उसे जाने दो और वो लड़की है तो क्या कहोगे? लेट हर गो. अगर नाम है तो क्या कहोगे? लेट अहमद गो, अहमद को जाने दो. अगर ज़्यादा मतलब लोग हैं तो क्या कहोगे? लेट द पीपल गो, लोगों को जाने दो. तो आप थर्ड पर्सन और
सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का इम्पेरेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, लेट लगाएंगे, फिर आप यानी ऑब्जेक्टिव केस में वो प्रोनाउंस रखेंगे या नाम रखेंगे, उसके बाद फिर यानी मेन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे ही आपका फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन का भी इम्पेरेटिव मोड रेडी हो जाएगा और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आज इम्पेरेटिव मोड। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा इंशाअल्लाह। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट इट then don't feel any kind of hesitation to send me a message. I will explain everything there. So catch you later. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.